अब देखो, ये जो मैं आपको शीट से पढ़ा रहा हूँ और अभी जो मैं अगली 4-5 क्लासेस अकाउंट्स की लूंगा, ये क्वाइट यूजफुल है उन सारे बच्चों के लिए जिन 11-12 जो पढ़ के हैं और पूरा बेसिक कंसेप्ट रिफ्रेश करना है, ठीक है ना। इनमें आपके सारा बेस एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग अकाउंट्स एक बार इन कंसेप्ट को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कंसेप्ट हम लोग वापस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वापस क्यों पढ़ा रहे हैं, बट ये पढ़ाना एक नेसेसिटी है ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ, बेसिक तो मैं मानता हूँ आपको टर्म्स का आइडिया है। कैपिटल क्या होता है, मैं एक बार उसको भी रिफ्रेश। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, असेट मतलब जिसका वैल्यू अपन मनी में मेजर कर सकते हैं, हर वो चीज जो मेरा ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी होती है। डेटर मतलब जिससे हम पैसा मांगते हैं, क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसा चुकाना है। डेटर हमारा असेट, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी। बैड डेट मतलब पैसा डूब गया और इट इज जनरली फ्रॉम डेटर्स, ठीक है ना। तो ये सबको आइडिया है। अच्छा, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम को डील करते हैं। जैसे मान लो टीवी डीलर है, उसके टीवी गुड्स है, एसी डीलर उसके एसी गुड्स है, बट मेरे लिए वो सब क्या होगा, फिक्स असेट होगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरे को अज्यूम कर रहा हूँ ये सबको आता होगा ये, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, देखो समझो मेरी बात। अकाउंट्स में जनरली क्या, देयर आर 3 टाइप ऑफ अजम्पशन। आपको नोटिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर ध्यान देना है, ठीक है ना। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड अजम्पशन। अजम्पशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा अपनी क्लास का टाइम मैंने बोला 7:30 बजे का टाइम है। अब बाय डिफॉल्ट मैं रोज मैसेज नहीं कर रहा हूँ 7:30, तुमको पता है 7:30 आना है। मैंने कहा मान लो संडे, हमको पता है संडे क्या है, संडे हॉलीडे है। अब अगर मान लो ग्रुप में सैटरडे को शाम को मैसेज नहीं आ रहा है कल का टाइम क्या है, तुमको पता है कल छुट्टी है, बताने की जरूरत नहीं है हमको। बट मान लो अगर कल का दिन मंडे का है या लेट से कल फ्राइडे का दिन है, और अगर मैंने आज शाम को टाइम नहीं डाला, तो आप मैसेज करोगे सर कल का टाइम क्या है। तो अगर कल छुट्टी है वर्किंग डे के दिन तो बताना पड़ेगा, बट संडे को तुमको खुद को पता है छुट्टी है। तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो चीज जो हमको पता है, जो बताना नहीं पड़ता है। 15 अगस्त हमको पता है इंडिपेंडेंस डे है, अब ये पहले से पता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। अब कभी सरकार ने सोचा इस साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं रखना है, तो बताना पड़ेगा ना, वरना तो हमको पता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पहले से पता है। तो अजम्पशन हमेशा ध्यान रखना, हर कंपनी के पास ये ध्यान रखना, अगर कंपनी अजम्पशन फॉलो कर रही है तो कभी भी डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है। और अगर अजम्पशन फॉलो नहीं किए तो डिस्क्लोज करना पड़ता है हमने अजम्पशन फॉलो नहीं किए। तो अजम्पशन फॉलो किया तो डिस्क्लोजर नहीं देना है, फॉलो नहीं किए तो डिस्क्लोजर देना है। अब अकाउंट्स में ध्यान रखना, अजम्पशन सिर्फ 3 होती है। मैंने अभी आपसे पूछा था अजम्पशन कौन कौन सी होती है, आपने बोला मटेरियलिटी, आपने डुअलिटी। ये अजम्पशन नहीं होती है, प्रिंसिपल है। अजम्पशन अकाउंट्स में 3 होती है। अजम्पशन मतलब कोई भी कंपनी अगर उसको फॉलो करेगी तो बताएगी नहीं, और अगर फॉलो नहीं करेगी तो बताएगी। अब जैसे एक चीज समझो, अजम्पशन तो लॉजिक भी समझ आएगा अजम्पशन क्यों है। पहला अजम्पशन गोइंग कंसर्न, नाउ ये मैं लिखा हुआ है देखो, इफ दे आर फॉलोड नो डिस्क्लोजर नीडेड, बट नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर सेम नीड टू बी गिवन। डिस्क्लोजर हमको देना पड़ेगा। पहला अजम्पशन गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, आपको पता है गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस की लाइफ क्या इनफाइनाइट है, आज स्टार्ट किया वो हमेशा चलता ही रहेगा। अब है ना, आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने कहा मेरी लाइफ गोइंग कंसर्न है। अब लाइफ गोइंग कंसर्न है मतलब क्या हुआ बताओ, कि मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मेरी लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है। ये अज्यूम करो मेरी लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है। बट हमको पता है कि हम सबकी लाइफ इनफाइनाइट तो है नहीं। बट आप एक बात बताओ, अब अगर मान लो मेरा ये प्लान है, जैसे मान लो मैंने कहा भैया मैं कल भी क्लास लूंगा। अब मान लो मिलन मुझसे ऐसा पूछे सर कल आप जिंदा रहोगे तो क्लास लोगे, हाँ। बट ये तो बाय डिफॉल्ट, या मैं बोलूँ यार मैं कल नहीं आऊंगा क्योंकि कल मैं क्या पता हो नहीं हो। तो ये बताना थोड़ी, अब मान लो मेरे को पता है कल मैं नहीं रहूंगा तो बताना पड़ेगा कल मैं नहीं रहूंगा, कल से क्लास नहीं लूंगा। बट डिस्क्लोजर कब देने की जरूरत है, अब कोई कंपनी का प्लान है भैया हमको अगले साल धंधा बंद करना है। मान लो एक कंपनी का प्लान है अगले साल बिजनेस बंद करना है, तो उसको बताना पड़ेगा हम अगले साल बिजनेस नहीं करेंगे। बट अगर उस कंपनी का प्लान है अगले साल बिजनेस करेंगे, तो कंपनी बताएगी आप चिंता नहीं करें हम अगले साल बिजनेस करेंगे, तो तुमको और चिंता हो जाएगी ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई बात समझ में। तो गोइंग कंसर्न इसलिए अजम्पशन है, बताने की जरूरत ही नहीं है, पता है कंपनी चलेगी सही। तो अगर गोइंग कंसर्न फॉलो किया तो बताना नहीं पड़ेगा। बट अभी तक आपको सिर्फ पता है गोइंग कंसर्न बिजनेस लाइफ इनफाइनाइट है। बट गोइंग कंसर्न अकाउंट्स में किस चीज को डिवाइड करती है वो समझो। देखो, business shall continue for foreseeable future and there is no intention to close the business or scale down its operation. It will not be dissolved in the immediate future unless there is clear evidence of closure कि भैया बंद करना है नहीं बनना है. It is because of this concept that distinction made between capital expenditure, that is expenditure that gives benefit over long period, and revenue expenditure whose benefit will consume exhausted within the period. अपन ये दोनों टर्म वैसे भी आगे डिस्कस करने ही वाले हैं ना. तो गोइंग कंसर्न ही वो कारण है कि आप कैपिटल और रेवेन्यू को
डिफरेंस करते हो। अब पता है क्या होता है, मैं भी आगे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में हम लोग ये पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं करता है। अब वहां पता है आपको ये आइडिया नहीं है ना कि अब आपने क्या पढ़ा, गोइंग बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट, आपको सिर्फ यहीं तक पता है। बट गोइंग कंसर्न के कारण हम डिफरेंस किसका कर रहे हैं, कैपिटल और रेवेन्यू का। तभी तो अपन फिक्स एसेट को मानते हैं 10 साल तक चलेगा, रेवेन्यू इसी साल एग्जॉस्ट हो जाएगा, गोइंग कंसर्न ही तो है। आगे पढ़ो आप। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and depreciated in systematic manner without reference to their market value. For example, a machine is purchased expected to last for 10 years. Cost of machine is suitable basis for the next 10 years for ascertaining profit or loss each year. Purchase itself. बोलो आई बात समझ में? तो ये बात थी assumption में। पहला assumption कौन सा है, गोइंग कंसर्न। अभी हमेशा assumption कितने अकाउंट्स में, 3 ही assumption है, प्रिंसिपल एंड नंबर है, बट assumption कितने हैं। अब गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो कंपनी बताएगी थोड़ी ना, आज बिजनेस का प्लान है अगले साल चलेंगे, तो कंपनी बताएगी हम चिंता नहीं करें अगले साल, पता है वो तो चलना ही है। हाँ, अगर कंपनी का प्लान है अगले साल धंधा बंद करना है तो बताना पड़ेगा अगले साल धंधा नहीं करेंगे, बाकी चलोगे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब उसी तरह अगला होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक जैसा चलना चाहिए। आज ये समझो, अकाउंट्स में पढ़ा रहा हूं, अब अगर कल भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको रोज बोल के जाऊंगा बेटा कल भी मैं पढ़ाऊंगा चिंता नहीं करना, मैं रोज बोल के क्लास बोलूंगा देखो चिंता नहीं करो कल भी मैं ही आऊंगा, तो पता है ना। बट अगर मान लो कल वाली क्लास अकाउंट्स की और टीचर ले तो बताना पड़ेगा ये टीचर कोई और पढ़ाएगा, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो बताना है। बट जब कंसिस्टेंसी फॉलो की तो बताने की जरूरत नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, हम जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो हर साल क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप, आप इस साल कुछ और कर रहे हो अगले साल कुछ और कर रहे हो, कभी एसएलएम फॉलो कर रहे हो कभी डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो, कभी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो कभी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, तो उससे अकाउंट्स को भी करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट नहीं पड़ेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कंसिस्टेंसी फॉलो करें तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अगर मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूं तो क्या डिस्क्लोज करूंगा कि रोज मैं बताऊंगा कि भैया कल ही मैं पढ़ाऊंगा, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो आप कंसिस्टेंसी, accounting practices should be applied consistently year after year. This concept helps in better understand accounting information, make it comparable that of previous year. Comparison भी तभी हो पाएगा। Consistency eliminate personal bias and helps in that are comparable. The concept particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable. ये तो नॉर्मल है कि ये आप रीड कर लें, कंसेंट समझ में आ गया, ठीक है। अगला अक्रूवल। नाउ व्हाट इज अक्रूवल? अक्रूवल मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है अक्रूवल सिस्टम और एक होता है कैश। अक्रूवल मतलब अकाउंटिंग किस पे की जाती है, हमेशा ड्यू बेसिस पे। नाउ व्हाट इज ड्यू बेसिस? रिसिप्ट। ड्यू बेसिस मतलब होता है रिसिप्ट। जैसे अभी मैं बताता हूं, हमारा जो सेंटर है, हम लोगों ने अभी हमने जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करा दिया हमारा, कि अब जो भी रिसिप्ट है हमको उस पर जीएसटी का टैक्स भरना है। अब सवाल ये होता है कि हम अकाउंटिंग करेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास अगर टर्नओवर होगा तो ही तो मैं जीएसटी भर पाऊंगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तुम जब अपना ये पढ़ोगे क्या कहते हैं इनकम टैक्स, तो आप एक हेड पढ़ोगे बिजनेस हेड। बिजनेस हेड में जब तुम पढ़ोगे तुमको पता लगेगा बिजनेस हेड को अलाउड होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकता है, कहीं कहीं कोई कोई बिजनेस को अलाउड होता है। अब हम अकाउंटिंग रिसिप्ट बेसिस पे करेंगे, हम अक्रूवल बेसिस पे जीएसटी नहीं भरेंगे सरकार को। अब मान लो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 12th का बैच मान लो अभी नया अब बनेगा, अज्यूम करो मेरा 12th का बैच बना नया, लेट से 15 मार्च 2026 को मेरा नया बैच बना। अब ये बैच बताओ कब चलेगा, कब तक चलेगा? अकाउंटिंग समझना, देखो तुमको समझ आएगी, बैच अगले साल तक चलेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, देखा जाए तो ये जो बैच है ये पर्टेन कौन से साल को करता है, इस साल को करता है, 26-27 को करता है, मतलब नेक्स्ट ईयर का बैच है ना तो। बट उनको फीस तो मैं 31 मार्च के पहले उनसे एक इंस्टॉलमेंट ले लूंगा मैं उन बच्चों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फीस मेरे को आई इस सेशन में वो कौन से ईयर को रिलेट करनी चाहिए, अगले साल से रिलेट होनी चाहिए। तो अब उस पर जीएसटी की लायबिलिटी अगले साल आनी चाहिए, बट मैं अब ऐसे अकाउंटिंग नहीं करूंगा, ऐसे करूं तो पागल हो जाऊं अकाउंटिंग करते करते। तो मैंने अकाउंटिंग सिस्टम क्या किया, रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा मैं हाथों हाथ जीएसटी दे दूंगा उसको। आई बस मैं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं मेरे बिजनेस में। मैं ये मानूंगा वो पैसा इस साल का है, इसी साल मैं अकाउंटिंग करके जीएसटी दे दूंगा मैं उसको। आई बात समझ में? बट कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल मतलब होता है ड्यू सिस्टम। अब आप समझो, मैं जीएसटी के अकाउंटिंग अक्रूवल पे रिसिप्ट पे कर रहा हूं, बट इनकम टैक्स के अकाउंटिंग किस पे करूंगा मैं, अक्रूवल बेसिस पे। अब वो कैसे करेंगे वो अपन आगे सीखेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। बट जनरली अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो रिसिप्ट बेसिस भी कर सकता हूं, ये मेरे को ऑप्शन दे रखा है सरकार ने कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो इवन यू कैन गो फॉर रिसिप्ट बेसिस ऑल्सो। तो रिसिप्ट बेसिस और अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज ऑलवेज, अक्रूवल मतलब ड्यू सिस्टम और रिसिप्ट मतलब पेमेंट या रिसिप्ट सिस्टम। कैश सिस्टम ये बोलता है आपकी रिसिप्ट जैसे आ गई आप इनकम काउंट कर लो, भले वो कोई सी भी साल की हो। और अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है अकाउंटिंग हमेशा किस पे करना है, ड्यू, मतलब पैसा आए नहीं आए बट ड्यू हो गया तो इनकम या एक्सपेंस मानना है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? अब अक्रूवल का सिस्टम
मतलब क्या हुआ, देखो सबको आइडिया तो होगा, अक्रूवल का मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। नाउ अक्रूवल और कैश ये दो सिस्टम है अकाउंटिंग के। नाउ अक्रूवल सिस्टम मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किस पे करना है, ड्यू। अब जैसे मान लो मैंने कहा 26-27 की कोई रिसिप्ट है, जो मान लो मेरे को 25-26 में आ गई, अगर मेरे को रिसीव यहां हो गया, बट पर्टेन कौन से साल को करता है, इस साल से रिलेट करता है, बट आ इसी साल गया, समझे बात को। अक्रूवल बोलता है उसको इनकम इस साल नहीं मानना है, उसको कब मानेंगे, इनकम अगले साल। और मान लो 25-26 का कोई खर्चा है जो यहां पे करना था बट यहां पे नहीं किया, उसको पे कर रहा हूं 26-27 में, भले ही पेमेंट यहां कर रहा हूं बट खर्चा कौन से साल का मानेंगे, 26-26 का। ये बोलता है अक्रूवल, मतलब अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस। और कैश सिस्टम क्या बोलता है, अगर आपने पेमेंट 26-27 में किया तो एक्सपेंस 26-27 का है, पेमेंट 25-26 में किया तो पेमेंट 25-26 का है, वो रिलेट ईयर से नहीं करता है। अब अकाउंट्स के अंदर, अक्रूवल के अंदर देयर आर 4 कंसेप्ट। कितने कंसेप्ट है अक्रूवल में, 4। पहले कंसेप्ट को हम बोलते हैं, अच्छा अक्रूवल बाय डिफॉल्ट बिजनेस का अजम्पशन है, मतलब हमेशा हम क्या मानते हैं, हर बिजनेस ने अक्रूवल फॉलो किया है, नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करेगा हमने अक्रूवल फॉलो नहीं किया है, बाकी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इनकम टैक्स भी अक्रूवल ही बोलता है। तो अक्रूवल हर बिजनेस को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो आप स्पेसिफाई करो हमने अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे। अब अक्रूवल में पहला कंसेप्ट है आउटस्टैंडिंग, सेकंड कंसेप्ट है प्रीपेड, थर्ड कंसेप्ट है अक्रूड, और चौथा कंसेप्ट है एडवांस। तो अक्रूवल का मतलब होता है अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस, अकाउंटिंग कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट पे नहीं की जाएगी। रिसिप्ट पेमेंट मतलब कौन सा सिस्टम हो गया, कैश सिस्टम हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो वापस देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल, अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट द टाइम व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। जब सेटल हो गया तब नहीं, जब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन एंट्री हुई। Thus, the revenue is recognized when it is realized, when sale is completed or services are rendered. मतलब जब सेल कंप्लीट हुई, सर्विसेज रेंडर किया। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव और नॉट, ये जरूरी है पैसा आया हो नहीं आया हो। Expense are recognized as expense in accounting period in which the revenue relate to recognize whether paid in cash or not. ये सब ठीक है एक बार, चलो अब ये एग्जांपल देख लो। RSM परचेज कंप्यूटर 1 जनवरी 18 अमाउंटिंग टू 5 लाख टू पेड ऑन 15 अप्रैल 2018। अब पेमेंट कब करना है, 15 अप्रैल को, बट परचेज कब किया था, 1 जनवरी, बट पेमेंट कब करना है बताओ, 15 अप्रैल को। Since the asset was acquired by enterprise and as in the process of incurring a liability to the extent it account on 1st January, it must record the transaction books of accounts on 1st January. 1st January को वो अपनी liability बुक कर लेगी। भले पेमेंट कब कर रहे हो आप, 15 अप्रैल। अब देखा जाए तो 15 अप्रैल अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया और ये वाला पुराना फाइनेंशियल ईयर है, तो भी लाइबिलिटी कब बुक करेंगे हम लोग, इसी साल में, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। समझे। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग शैल रिफ्लेक्ट द एंटरप्राइज ओन एसेट worth ₹5 lakh and also own an equal amount money to the supplier. Similarly, Messrs. RSM and company sell goods to Messrs. VS and company on 27 February for 15,000. मान लो सेल किया 15,000 का, for credit of 2 months. The sale must be recorded on 27 February, though the amount will receive on 27 अप्रैल। भले पैसा 27 अप्रैल को आ रहा है, आपने सेल इस साल की तो इस साल सेल बुक करोगे आप। The transaction recorded because the revenue has been earned, although the amount has not been received, so should record the purchase in books on 27 February for goods having purchased, although amount has not been पेड। भली पेमेंट किया नहीं किया, अक्रूवल मतलब आपने इस साल किया तो इस साल कर लो, पेमेंट बेसिस पे नहीं होगा। ये सबको क्लियर है। अब अक्रूवल के अंदर हम लोग मेनली 4 कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट बोलता है आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। इट मींस अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड एंड इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल टोटल रेंट 25-26 का था 70,000, मैं क्या बोल रहा हूं, इतना देना बनता था, इतना इस साल मेरे को देना बनता था, मैंने पे किया कितना, इतना पे किया। बोलो कितना देना बाकी है। अब ये जो देना बाकी है इसको क्या बोलेंगे बिजनेस की, बट अक्रूवल क्या बोलेगा, खर्चा कितना मानेंगे पूरा 70,000, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए अक्रूवल बोलेगा 70,000 और कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो 50,000। तो देखो, नाउ द रेंट विच इज ड्यू टू बी पेड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एंड विल बी शोन इन द बुक्स एज लायबिलिटी। एज पर अक्रूवल टू कैलकुलेट प्रॉफिट 70,000 treated expense, दो अमाउंट पेड इज ओनली 50,000। भले 50,000 दिया बट खर्चा कितना मानेंगे पूरा 70,000। While if accounting is on cash system, 50,000 will be shown as expense
आउटस्टैंडिंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अमाउंट देना बनता था पर दिया नहीं। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? ठीक है। अब इसी तरह अक्रूवल में सेकंड कंसेप्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीपेड? मतलब अब देखो, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड मतलब गुड, अमाउंट पेड बट नॉट ड्यू, नॉट रिसीव कैसे होगा? पेड बट नॉट ड्यू, आप समझो, प्रीपेड मतलब पेमेंट की बात कर रहा है, पेड बट नॉट ड्यू, एंड इट इज द असेट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अब रेंट कितना बनता था? 70,000। कितना दिया? बोलो, देना बनता 70 था, दिया कितना? 90। मतलब कितना एक्सेस रेंट पे किया? तो रेंट एक्सेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर 20,000। Now the rent which is paid more, that is 20,000, will be shown as prepaid expense and is shown in the books as asset. ठीक है? As per accrual system, only 70,000 will be treated as expense. Accrual क्या बोला? कितना खर्चा मानना है? सिर्फ 70,000, and rest 20,000 paid excess shown in book as asset. However, accounting done on cash system, full 90,000 treated as expense. अगर cash system होगा तो 90,000 ही मानेंगे। Prepaid क्या अमाउंट देना नहीं था बट दे दिया, अमाउंट देना नहीं बनता था पर दे दिया। बोलो आई बात समझ में? तो बताओ अजम्पशन कितने अकाउंट्स में? 3। पहला अक्रूवल। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? बिजनेस की लाइफ क्या है? अच्छा, कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस किस हिसाब से करते हैं? गोइंग कंसर्न। फिक्स एसेट करंट एसेट को भी डिफरेंस हम लोग गोइंग कंसर्न के थ्रू ही करते हैं, ठीक है? अच्छा, अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पे एज पर विच अजम्पशन? अक्रूवल। अक्रूवल में कितने कंसेप्ट है? 4। हमने कौन कौन सा पढ़ा? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ड्यू बट नॉट पेड मतलब? ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग, पेड बट नॉट ड्यू मतलब प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग हमारा असेट लायबिलिटी, प्रीपेड हमारा असेट, ठीक है? अब अगले जो 2 कंसेप्ट है उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अभी नोट्स में बाकी है प्रिंट करना, बट मैं आपको समझाता हूँ अक्रूड इनकम। अब क्या होता है, देखो समझो मेरी बात। इनकम के अंदर देयर आर 2 कंसेप्ट, one is known as accrued and second is known as advance. अब accrued income का मतलब क्या होता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव। और एडवांस मतलब क्या होता है? बट नॉट ड्यू। समझे बात को? अब accrued मतलब पैसा आना बनता था पर आया नहीं, और एडवांस मतलब पैसा आ गया पर आना बनता नहीं था। समझे बात को? इसका मतलब पैसा आना बनता था पर आया नहीं, और आना नहीं बनता था क्योंकि पता है, देखो तुम लोग पता है बार बार, अब मेरे को पता है तुम परेशान कब करोगे, जब मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तुमको पता ही नहीं पड़ेगा क्या अक्रूड है क्या एडवांस है। और अपन जब ब्रांच और ये आगे वाले चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, आप हर जगह मेरे को फिर बाद में तंग करोगे, फिर हमको तो पता ही नहीं है। मैं इसलिए ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि तुम मेरे को एंड में परेशान नहीं करो फिर, ठीक है ना? अब वो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो डायरेक्ट कंसेप्ट ऑटोमेटिक लिंक हो जाएंगे तुमको, ठीक है ना? आना नहीं बनता था पर आ गया। और मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर ये हमने 5-6 दिन बहुत तमीज से पढ़ लिया, कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन है अकाउंट्स का, मैं 5 क्वेश्चन करूंगा पूरे अकाउंट्स के, कैसा भी टेक्निकल क्वेश्चन आप कर लोगे अगर कंसेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल तो। अब आप एक बात समझो, अक्रूड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव, आना बनता था पर आया नहीं। एडवांस इनकम, आना नहीं बनता था पर आ गया। मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे इस साल की टोटल जो फीस थी, मान लो मैंने कहा मेरे को टोटल 50,000 रुपए आने बनते थे। मैंने कहा इस साल में पढ़ा रहा हूं, मेरे को टोटल कितने रुपए आने बनते थे? 50,000। बट मान लो मेरे को जो फीस रिसीव हुई वो रिसीव हुई 30,000। अब आप मेरी बात समझो, मेरे को आना कितना बनता था, आया कितना, तो बताओ कितने रुपए आने बाकी हैं? इसको बोलते हैं अक्रूड फीस। कितना अक्रूड फीस है? 20,000। अब बच्चों ये ध्यान रखना, ये 20,000 जो आने बाकी है ये क्या है? मेरा। बट इस केस में इनकम कितनी बुक करेंगे हम अक्रूवल के हिसाब से? पूरी 50। और अगर कैश सिस्टम फॉलो होगा तो कितनी इनकम मानेंगे? 30,000। तो कैश के हिसाब से 30 बट अक्रूवल के हिसाब से 50। बोलो आई बात समझ में? तो अक्रूवल क्या बोलता है? अब बताओ ये 20,000 क्या है? बोलो ड्यू, बोलो ड्यू बट गुड, ड्यू बट नॉट रिसीव। और ये हमारे लिए बोलो क्या है? असेट। अच्छा, एज पर अक्रूवल व्हाट अमाउंट विल रिकॉग्नाइज एज इनकम? इनकम कितनी मानेंगे?
50,000, बट कैश कितना आया? अब जो 20,000 रुपये नहीं आया वो कहां जाएगा? असेट में। बोलो आई बात समझ में? और एडवांस इनकम, एडवांस मतलब पैसा आना नहीं बनता था पर आ गया। मान लो फीस बनती थी 50,000 और मान लो रिसीव हो गई 80,000। अब आने कितने बनते थे बोलो बेटा? 50,000, आ कितने गए? 80,000। बोलो कितने रुपए ज्यादा है? अब बताए अक्रूवल सिस्टम क्या बोलेगा? इनकम कितनी मानेंगे बताओ? 50,000। भले पैसा आया कितना, और ये 30,000 जो एक्स्ट्रा आ गया ये मेरी क्या है? जल्दी आ गया पैसा, मैंने काम ही नहीं किया। समझे बात को? तो बताओ एडवांस का मतलब क्या हो बोलो? रिसीव बट नॉट ड्यू, रिसीव बट नॉट ड्यू। एडवांस को हमेशा ध्यान रखना, एक और नाम से जानते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं एडवांस को? अनअर्न्ड इनकम। बोलो आई बात समझ में? अब आप एक एग्जांपल समझना, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा है ना, तो आप अभी कुछ भी नोटिंग नहीं करना है आपको। अब मान लो दो लोग हैं एक्स और वाई। एक्स ये बोलता है 25-26 का मेरे को टोटल जो किराया देना था वो देना था 70,000 रुपए। एक्स ये बोलता है 25-26 का जो मेरे को टोटल किराया देना था वो देना कितना था? 70,000। बोलता है मैंने जो किराया दिया वो दिया 30,000 रुपए। बोलो कितने रुपए देने बाकी हैं? 40,000। अब एक्स से पूछा भैया किसको देना बनता था? बोले वाई को देना बनता था। अब वाई क्या बोलेगा बताओ? एक्स का समझ आया? एक्स बोल रहा है टोटल किराया कितना देना बनता था बेटा? 70। कितना दिया? 30। कितना देना बाकी है? 40। ठीक है ना? अब वाई क्या बोलेगा कि मेरे को टोटल रेंट आना कितना बनता था? बोले टोटल रेंट 70,000 मेरे को आना बनता था, पर वाई ने दिया कितना, आया कितना? वाई क्या बोलेगा? आया 30,000। अब वाई क्या बोलेगा? कितना आना बाकी है? तो आना बाकी कितना है? 40,000। बोलो समझ आती है सबको बात? अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स क्या बोलेगा कि जो 40,000 मेरे को आने बाकी है वो क्या चीज है बताओ एक्स के लिए? यस और नो? और वाई क्या बोलेगा? जो मेरे को 40,000 आने बाकी, सॉरी वो क्या है? अक्रूड इनकम। एक्स ये बोलेगा कितने एक्स के साथ देना बनता है ना? एक्स क्या बोलेगा? कितना देना बाकी है मेरे को? तो एक्स बोलेगा जो 40,000 देना बाकी आउटस्टैंडिंग, और वो क्या है मेरी? वाई क्या बोलेगा? मेरे को 40,000 आने बाकी है और वो क्या है मेरा? असेट। अच्छा बताओ एक्स खर्चा कितना बुक करेगा? आप बोले खर्चा कितना बुक करेगा? वाई खर्चा, वाई इनकम कितनी बुक करेगा? 70। तो वाई रेवेन्यू ये बुक करेगा, ये एक्सपेंस ये बुक करेगा। ये कैश कितना कम करेगा? ये कैश कितना बढ़ाएगा? ये 40,000 को क्या मानेगा? लाइबिलिटी। ये 40,000 क्या मानेगा? असेट। तो एक बंदे के लिए जो आउटस्टैंडिंग है दूसरे के लिए अक्रूड होगा। आई बात समझ में? अब इसी एग्जांपल को अपन अगर एक और एंगल से देखते हैं। मान लो एक्स ऐसा बोलता है मेरे को टोटल रेंट इस साल देना बनता था लेट से, अब अज्यूम करो इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। एक्स ऐसा बोलता है टोटल रेंट देना बनता था 70,000। बोलता है मैंने इस बार दे दिया 90,000 रुपए। तो वाई क्या बोलेगा? टोटल रेंट कितना आना बनता था, बट आया कितना? 90,000। अब ये बोलता है कितना रेंट ज्यादा दिया? बोले मैंने अगले साल के लिए दे दिया। कितना ज्यादा दिया? ये बोलेगा कितना ज्यादा आया? ये बोले 20,000 ज्यादा है। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? एक बोल रहा है 20,000 ज्यादा दिया, दूसरा बोल रहा है 20,000 ज्यादा आया। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, जो बंदा ये बोल रहा है 20,000 ज्यादा दिया उसके लिए क्या चीज है वो, और वो क्या है? इसके लिए एसेट है। ये क्या बोला? कितना ज्यादा आया? तो बताओ ये क्या बोलेगा? मेरे लिए अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड क्यों? पैसा आ गया बट काम नहीं किया। तो ये क्या चीज है बोलो? अब ये रेवेन्यू कितना बुक करेगा बताओ? ये इस साल अक्रूवल पे इनकम कितनी मानेगा? बट बताओ, तो इनकम बुक करेगा 70,000 बट कैश कितना बढ़ेगा बोलो? और ये जो 20,000 रुपए ज्यादा है ये क्या है इसके लिए? लाइबिलिटी है। अच्छा ये क्या बोलेगा कि मेरा खर्चा कितना काउंट करेंगे बुक्स में? अरे 90 कैसे काउंट करेंगे? खर्चा 70 ही काउंट करेंगे, बट कैश कितना गया जेब से? 90। और 20,000 जो इसने ज्यादा दिया वो क्या है इसका? तो आप देखो रिलेशन समझ रहे हो? एक जने के लिए खर्चा 70, एक की कमाई 70। एक का कैश 90 बढ़ा, एक का कैश 90 कम हुआ।
एक का असेट 20,000 है, एक का 20,000 लाइबिलिटी, मतलब एक बंदे के लिए प्रीपेड है, दूसरे के लिए अनअर्न्ड है, एक के लिए आउटस्टैंडिंग है, दूसरे के लिए अक्रूड है। तो वापस बताओ कितने अजम्पशन अकाउंट्स में? 3 अजम्पशन। कितने? 3। पहला कंसिस्टेंसी अक्रूवल, बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है एज पर विच अजम्पशन? गोइंग कंसर्न। प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस सेम हो गया एज पर विच अजम्पशन? कंसिस्टेंसी। और अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस पर विच अजम्पशन? अक्रूवल। कितने कंसेप्ट है अक्रूवल में? 4। एक्सपेंस के 2, इनकम के 2। एक्सपेंस के 2 आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इनकम का अक्रूड और एडवांस। आउटस्टैंडिंग मतलब बोलो ड्यू बट नॉट पेड, बोलो ड्यू बट। आउटस्टैंडिंग हमारा असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। प्रीपेड मतलब पेड बट नॉट ड्यू, प्रीपेड असेट या लाइबिलिटी? असेट। एडवांस मतलब एडवांस, रिसीव बट नॉट ड्यू। और अनअर्न्ड मतलब अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। अच्छा, अक्रूड हमारा असेट की लाइबिलिटी, असेट। एडवांस लाइबिलिटी, प्रीपेड असेट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। बोलो आई बात समझ में? एक का आउटस्टैंडिंग, दूसरे का अक्रूड। एक का आउटस्टैंडिंग, दूसरे का अक्रूड। एक को देना बनता था, एक को आना बनता था। एक का प्रीपेड, दूसरे का एडवांस। एक ने ज्यादा दे दिया, एक को ज्यादा आ गया। बोलो आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो अजम्पशन हमेशा 3 होते हैं। अब कभी भी कोई बोले अजम्पशन, अजम्पशन 3, प्रिंसिपल वो नहीं है। अब ये तीनों प्रिंसिपल नहीं, ये तीनों क्या है? अजम्पशन। आगे देखो, देखो अब आगे। तो आउटस्टैंडिंग आर दोज विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट बीन पेड। प्रीपेड आर दोज विच हैव बीन पेड इन। Accrued is income which is earned but has not been received, और इनकम है एडवांस बिफोर इज earned। बोलो आई बात समझ में? अब अगला कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ प्रिंसिपल मतलब क्या है? अकाउंट्स के बेसिक रूल्स जो अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान रखने हैं हमको। बिजनेस एंटिटी, ये तो आइडिया ही सी। ओनर और बिजनेस क्या है? अलग अलग। अच्छा, अब मैं तुमसे बोलता हूं कैपिटल बिजनेस की क्या होती है? बताओ। कैपिटल को बैलेंस शीट में कहा लाइबिलिटी एज पर विच प्रिंसिपल? सेपरेट एंटिटी। कैपिटल इज द, कैपिटल ओनर का पैसा है, बट ओनर और कैपिटल को अलग अलग क्यों बताते हैं? बिजनेस की लाइबिलिटी में कैपिटल क्यों बताते हैं? सेपरेट एंटिटी है ना। तो कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी तो है, बट कैपिटल बिजनेस को ओनर को तो रिटर्न करना पड़ेगा, तभी तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। तो आगे देखो, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। Business transaction therefore recorded in the books of account from the business point of view and not from that of owner. Owner being regarded separate and distinction of business, they are not considered creditor of the business to the extent of capital. आई बात समझ में? फिर मनी मेजरमेंट, ये तो सबको आइडिया हो गई सी कि अकाउंटिंग सिर्फ किसकी लैंग्वेज समझता है? मनी की। मतलब ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी फॉर्म में होंगे इन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पीरियड प्रिंसिपल। अब पीरियड मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग की जो टोटल लाइफ है वो फिक्स साइकिल में डिवाइड होनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हमको बिजनेस की परफॉर्मेंस एसर्टेन करनी चाहिए। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड, लाइफ ऑफ एंटरप्राइज ब्रोकन टू स्मॉलर इन परफॉर्मेंस, so performance is measured regular. The accounts of enterprise maintain following the going concern. अब गोइंग कंसर्न तो क्या बोल रहा है? लाइफ इनफाइनाइट मानो। बट पीरियड क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न को डिवाइड करके रखो। तो ये पॉइंट ध्यान समझना। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, मीनिंग एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी फॉर फॉरसेबल फ्यूचर। वन में आर्ग्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ लाइफ, बट ऐसा नहीं कर सकते। बिजनेस जब खत्म हो तब बनाएंगे क्या? नहीं, आपको अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। और गोइंग कंसर्न को डिवाइड कौन करता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो बोलता है एवरी ईयर अकाउंटिंग करो। प्रूडेंस। नाउ प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रूडेंस? मतलब फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट करके बुक करो, बट प्रॉफिट तभी बुक करो जब रियलाइज हो जाए। अच्छा, विच कंसेप्ट डू रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस? तुम लोग अकाउंट सब पढ़ के आए हो 11th-12th के अंदर, है ना? कौन से कंसेप्ट को प्रूडेंस से बुक करते हैं? बताओ। प्रूडेंस का तुमको एग्जांपल बताओ। हाँ सर, ये वाला हम प्रूडेंस पे करते हैं। मैं 2 एग्जांपल पूछता हूं, बताओ। प्रोविजन कौन सा? हाँ, और बहुत सारे एग्जांपल है, मैं तो 2 ही पूछ रहा हूं तुमसे जहां प्रूडेंस फॉलो करते हैं। प्रोविजन, रिजर्व प्रूडेंस नहीं होता है। डिस्काउंट ऑन सेल
ज्यादा प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक है, वो सब आ गया, डिस्काउंट डिस्काउंट बैड डेट में। और बताओ, अब मैं अकाउंटिंग पूछ लूंगा तुमको पता ही नहीं पड़ेगा मैं अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, बताओ आइडिया है? प्रूडेंस फॉलो तो करते थे हम लोग, बट कैसे प्रूडेंस फॉलो किया, उसको कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया हम लोगों ने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री बता सकता है कोई मेरे को? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, और आप प्रोविजन बना रहे हो। आपको दिखा है अपने कंसेप्ट कैसे है? ये इसलिए क्योंकि अपन रटे हुए हैं। आप लॉजिक समझ जाओगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोविजन फॉर, एक और कंसेप्ट मैं बताता हूं, तुम लोगों ने रट के तुमको सबको मैं बोलूंगा, अरे हाँ सर ये तो पता था। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, सुना है नहीं सुना है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रूडेंस कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। फिक्स्ड एसेट को हर साल डेप्रिशिएट करते हो। आज मैंने मान लो टीवी खरीदा 50,000 का, मैं आज बुक्स में 50,000 क्यों नहीं बता रहा हूँ? आज मैं बुक वैल्यू बता रहा हूँ। प्रूडेंस ही तो है हर जगह कि लॉसेज एंटिसिपेट करो, प्रॉफिट एंटिसिपेट मत करो। मैं क्या अपने सारे खर्चे एस्टिमेट करके चलूंगा? कमाई तो मेरे को पता है आ ही जाएगी, बट मैं प्लानिंग खर्चों की करूंगा, कमाई की प्लानिंग करूंगा? खर्चों की प्लानिंग करूंगा। कमाई की अगर मैं प्लानिंग करने लग गया और मैं सोचता हूँ यार कोई बात नहीं, इस बार तो 100 बच्चे आ जाएंगे, 100 का खर्चा कर दो, नहीं आया तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रूडेंस बोलता है कि एक्सपेंस को हमेशा एंटिसिपेट करो और प्रॉफिट तभी बुक करो जब रियलाइज हो जाए। एक्सपेंस लग रहा है होने वाला है तो उसको बुक कर लो। अब आप बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके लिए बनता है? बैड डेट किस पे होता है? डेटर पे होता है, क्रेडिटर पे होता है? सुनना ध्यान से। आप बोल रहे हो सर बैड डेट होता है डेटर पे, मतलब मान लो मैंने सेल करी मोहन को लेट से 50,000 की, तो मोहन मेरे बुक्स में डेटर है। मोहन पैसा देने को अगर आनाकानी करता है तो मैं क्या बनाऊंगा उसका? प्रोविजन। मतलब मेरे को नुकसान हो सकता है अगर पैसा नहीं आएगा। अब समझो मिलन ने मेरे को सामान बेचा, तो मेरी बुक्स में मिलन कौन हुआ? मेरी बुक्स में, मैं मिलन की बुक्स से तो मैं डेटर हूं, बट मान लो मिलन ने मेरे को सामान बेचा, तो मिलन मेरी बुक्स में, करेक्ट्स में मिलन कौन हुआ? क्रेडिटर। अब मेरा मन नहीं मिलन को पैसा देने का, मैं मिलन को पैसा नहीं देना। अब मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा और मैंने कहा मिलन को पैसा नहीं देंगे। अब मैं बोलता हूं एक काम करो, इसका प्रोविजन बना डालो। अब प्रोविजन बनाऊंगा मतलब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, मैं उसका पैसा खा जाऊंगा तो मेरा फायदा है ना। सर 2 मिनट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन बनाएगा? मिलन। क्या मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना दूंगा क्या? मैं बोलता प्रोविजन फॉर डेट ऑन क्रेडिटर, तो मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने मेरा, तो प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा यहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रूडेंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।